तो स्थायित्व को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन, पर जितना स्थायित्व ज़्यादा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का अपने शेल के अंदर, तो उससे क्या होगा कि इनको निकालने के लिए उतनी ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी जितना स्थायित्व अधिक, उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यानी हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए साइज़ भी देखना है, जेड इफेक्टिव भी देखना है, और साथ में ये भी देखना है उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या है। परंतु हम इसे अभी यहाँ पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में डिटेल में यहाँ स्टडी नहीं करेंगे। ये जस्ट आपको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए था कि इसमें एक्सचेंज एनर्जी का क्या महत्व रहता है। देखिए हम फिर से ये देखते हैं कि जनरली हमने देखा लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं पीरियड के अंदर, अगर लेफ़्ट से राइट में चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी स्लोली इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है। और क्यों? क्योंकि इधर की तरफ लेफ़्ट से राइट की ओर चलने पर एटॉमिक साइज भी डिक्रीज़ करता है, परंतु स्लोली। ये क्योंकि स्लोली डिक्रीज़ करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी स्लो इंक्रीज़ करेगी। अब देखिए ये स्कैंडियम से हम जैसे जैसे इधर की ओर चलते हैं जिंक तक, तो आप देखेंगे जिंक नहीं कॉपर तक करते हैं कि जिंक का तो एक्सेप्शनल है कि इसके साइज़ बढ़ जाता है, जबकि स्कैंडियम से हम आगे की ओर चलते हैं तो साइज़ ये कम होता जाता है। हालांकि यहाँ पर आकर के ये साइज़ इक्वल भी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं साइज़, ये जनरल ट्रेंड रहता है। तो ये साइज़ जो इस तरफ की ओर कम होना है ये स्लो होता है, कारण क्या है? ये हम जानते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। किसका शील्डिंग इफेक्ट? क्योंकि इनमें जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है, बढ़ता है इसका एटॉमिक नंबर, जो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है वो 3d ऑर्बिटल में जाता है, ना कि 4s में। और 3d आप जानते हैं पेनल्टीमेट शेल होता है, ना कि वो आउटर मोस्ट शेल होता है। तो जब वो आंतरिक शेल में कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं उसे, जब वो कोर ऑर्बिटल में जाता है तो वो कोर इलेक्ट्रॉन नाभिक को एक तरह से घेर लेता है, न्यूक्लियस पर शील्डिंग करता है, और उस शील्डिंग के कारण ही और न्यूक्लियस का जो प्रभाव है आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर वो उतना नहीं पड़ता, और इसके कारण इसका जो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है वो स्लोली इंक्रीज़ करती है, क्योंकि इसका साइज़ भी स्लो डिक्रीज़ करता है। इसका रीज़न क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए ये स्लो साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाने से, और इसी कारण जैसे ये स्लो है उसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी स्लोली इंक्रीज़ करेगी। अब हम एक एक्सेप्शन ले लेते हैं कि हम जानते हैं लेफ़्ट से राइट जिंक तक जाएंगे तो ये साइज़ डिक्रीज़ करेगा, परंतु जिंक एक्सेप्शनली साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो जब साइज़ इंक्रीज़ करता है तो आप देखिए ये फार्मूला क्या बता रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिंक का साइज़ बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, पर एक एक्सेप्शन है कि जिंक के साइज़ बढ़ने के बावजूद ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसकी अधिक होती है। ऐसा क्यों है? कॉपर के बाद अचानक से जिंक का साइज़ बढ़ा, पर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ गई। ये क्या है? इसका कारण है इसका कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2, जो कि कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल को बताता है, और कम्प्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्थायित्व बाकियों की तुलना में अधिक होता है, और स्थायित्व के कारण ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जो कि कॉपर की तुलना में इसमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक हो जाएगी। कॉपर के बाद इसकी एनर्जी अधिक होगी, साइज़ भी बढ़ेगा और साथ में आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हम जानते हैं कि वो अधिक स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है? इनमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन परस्पर, सभी ऑर्बिटल डिजनरेट हैं, सेम ऊर्जा के हैं, तो ये सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन पोजीशन को एक्सचेंज करते रहते हैं, एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते हैं। ये सोशल हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज़्यादा ये होंगे उतने ही ज़्यादा सोशल, उतने ही लोगों से ज़्यादा मिलेंगे। तो जितना ही ज़्यादा ये सोशल होगा, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ पोजीशन एक्सचेंज करेगा, उसका स्थायित्व उतना अधिक होगा। हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि सेम नेचर के लोग ही एक दूसरे से
सोशली मिलते हैं। उन्हीं के मिलने से एनर्जीज जो इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। हम अगर ये स्पिन की बात करें प्लस हाफ की, तो प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले इलेक्ट्रॉन से ही, स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से ही एक्सचेंज करेगा पोजीशन। माइनस हाफ वाला माइनस हाफ वालों से ही एक्सचेंज करेगा पोजीशन। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उसकी एनर्जी उतनी ही हाई होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। यहाँ हाई एनर्जी का मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से नहीं है, एक्सचेंज एनर्जी से है। तो इस एक्सचेंज एनर्जी का हाई होना उसकी स्टेबिलिटी को बताता है, ठीक है। और इसे हम एक और आपको एग्जांपल, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से ये सिस्टम स्टेबल होते हैं। देखिए लास्ट में मैंने लिखा था, आपको पूर्व में दिखा रहा हूँ। देखिए ये है, क्या है, कोई भी सिस्टम स्टेबल होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सिमेट्रिक होता है। जैसे सब में सेम स्पिन है, ये सभी ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिक ऑर्बिटल हैं। एक्सचेंज एनर्जी अधिक हो तब भी वो स्टेबल सिस्टम होगा, और जब उसकी एक्सचेंज एनर्जी अधिक होती है तो वो शील्डिंग कम लगेगी उस पर, क्योंकि वो इतना स्टेबल है, और उसके कारण उस पर शील्डिंग का इफेक्ट भी कम होगा। जब शील्डिंग का इफेक्ट उस पर कम होगा तो न्यूक्लियस का प्रभाव उस पर अधिक हो जाएगा। तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का प्रभाव अधिक होने, मतलब वो शील्डिंग कम लगाएंगे, शील्डिंग कम करेंगे तो न्यूक्लियस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर उसका न्यूक्लियस का प्रभाव अधिक हो जाएगा। तो इनका जब शील्डिंग का इफेक्ट कम होगा, जो एक्सचेंज कर रहे हैं उनका शील्डिंग का इफेक्ट कम होगा, शील्डिंग का इफेक्ट कम होगा तो न्यूक्लियस का इफेक्ट बाह्यतम इलेक्ट्रॉन्स पर अधिक हो जाएगा, जिससे कि उसका साइज कम हो जाएगा और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए स्टेबल सिस्टम्स की आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती हैं।